नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 31 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरू होने से पहले दोस्तों 29 मई 2021 का क्यूज में दो क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट्स गलत था। मैं इधर वो क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया था, कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। बेसिकली ओसीआई कार्ड के बारे में 3 स्टेटमेंट्स लिखा हुआ था। इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 में मैंने बोला पर्सन्स विद ओसीआई कार्ड्स हैव इक्वल राइट्स एज एनआरआईज इन ऑल टाइम्स। देखिए, इक्वल राइट्स एज एनआरआईज इन ऑल टाइम्स वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाता है इधर, क्योंकि एनआरआईज वोट कर सकता है और ओसीए कार्ड होल्डर जो है वो वोट नहीं कर सकते। तो ये इक्वल इन ऑल टाइम्स वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। बट दे कैनॉट एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया सही है। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये पार्शियली गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और एक स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन विच आर करेक्ट। देखिए, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 में इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम बोल नहीं सकते, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलने से उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF वगैरह। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सो माफ कीजिएगा, अपोलोजाइजिंग फॉर द मिस्टेक। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 एंड 3। देखिए, तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है काफ़ी दिन से काफ़ी डाउन था, पर अभी गवर्नमेंट फिर से उसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो अभी न्यूज़ में आता ही रहेगा। सिटीजनशिप वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में। देखिए दोस्तों, सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। वैसे 3 लिस्ट होता है, आप सबको मालूम ही होगा, सब बेसिक्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट में आता है सिटीजनशिप के बारे में जो भी है। ठीक है, हमारी संविधान टर्म सिटीजन को ठीक से डिफाइन नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिटीजन का डेफिनेशन ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, पर डिटेल्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप किस किस को मिल सकता है और क्या क्या ग्राउंड्स में मिल सकता है, ये क्लियरली पार्ट 2 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 5 से 11 तक क्लियरली मेंशन्ड है, पर टर्म सिटीजन इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, ये ध्यान में रखिएगा। अनलाइक अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू बीइंग ऑन जनवरी 26, 1950। देखिए दोस्तों, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया था, बेसिकली हमारा रिपब्लिक डे जब था 26 जनवरी 1950, तभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया था नवंबर 26, 1949 को। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो जब नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया, तब से कुछ आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ आर्टिकल्स तब से वो इफेक्ट में था। बेसिकली दे केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949 इटसेल्फ। इसमें सिटीजनशिप वाला आएगा, इलेक्शंस वाला आएंगे, प्रोविंशियल पार्लियामेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी जितने भी आर्टिकल्स है वो सब 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव था। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट, बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन बट डिटेल्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू सिटीजनशिप आर गिवन इन पार्ट 2, वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, आर्टिकल्स 5 to 11 were enforced on 26 November 1949 itself when the constitution was adopted by Constitutional Assembly, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन D अगेन 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, चीफ सेक्रेटरी काफ़ी न्यूज़ में आजकल, वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी का केस आपने पढ़ाया होगा, हर्षित सर ने डेली न्यूज़ में कवर भी किया था। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रोविजंस जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 स्टेटमेंट लिखा है, तीनों सही है। देखिए दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी इज चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट चूज करते हैं चीफ मिनिस्टर को। एज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज एन एक्सिक्यूटिव एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इट इज टेकन इन नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट एक एक्सिक्यूटिव एक्शन है जो चीफ मिनिस्टर करते हैं, एंड इट इज टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। राइट, ध्यान दीजिएगा। पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट इन सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज।
अगर एक स्टेट में जितने आईएएस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट है या सिविल सर्विस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट है, उसमें सबसे सीनियर मोस्ट होता है चीफ सेक्रेटरी वाला पोस्ट। पोजीशन इज ए कैडर पोस्ट फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस का पोस्ट होता है। चीफ सेक्रेटरी इज द चीफ एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स ऑफ कैबिनेट। तो चीफ मिनिस्टर को हर चीज़ में जितने भी उनको एडवाइस चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में, वो चीफ सेक्रेटरी करते हैं। ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ टेन्योर सिस्टम, देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर दिस पोस्ट। देखिए इनका कोई टेन्योर नहीं होता है, जैसे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये जो चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट है दैट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ टेन्योर सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन एक्सिक्यूटिव एक्शन, ये मैंने बोला था क्लियर। पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट इन सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टेट्स के लिए, वैसे आप सेंटर में जाओगे तो इससे भी सीनियर आपको मिलेंगे। ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ टेन्योर सिस्टम, वेरी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to India's biodiversity, greater yellow nape, rufous sibia, white-throated laughing thrush and black-faced warbler are। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए, बर्ड्स। देखिए संडे का डेली न्यूज़ में हर्षित सर ने एक न्यूज़ कवर किया था। विथ एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स एंड प्लेजेंट समर, स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज होम टू द वेस्टर्न हिमालय टेम्परेट फॉरेस्ट। बेसिकली उत्तराखंड में जो हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट है, उधर बर्ड की जो डाइवर्सिटी है वो कम हो रहा करके हिंदू में एक आर्टिकल आया था। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक न्यूज़ कवर भी किया था, वो देख लीजिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि देखिए यूपीसी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया था विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपस विथ बाबर, ग्रेट चिन मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट, ये सब क्या है करके। सो आंसर इज ऑप्शन ए, बर्ड्स। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सेम पूछा है, ये 2 दिन पहले आर्टिकल आया था हिंदू में। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह जब भी कोई न्यूज़ आता है वो नोट बना के रख दीजिएगा, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कॉसेस रिसेंटली सीन इन न्यूज़। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए, मिस्टीरियस लूमिनस ऑब्जेक्ट्स डिटेक्टेड इन स्पेस। देखिए करीब 2 हफ्ते पहले न्यूज़ आया था कॉसेस के बारे में, ठीक है। तब मैंने ये डालना भूल गया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन अभी डाला, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, राइट। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द मोस्ट डिस्टेंट रेडियो लाउड क्वासर विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरीज वेरी लार्ज टेलीस्कोप, ESOS VLT। ठीक है, तो यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है। बेसिकली ये क्या है, दे आर वेरी लूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द फार अवे गैलेक्सीज दैट एमिट जेट्स एज रेडियो फ्रीक्वेंसीज। आप ये समझ लीजिए, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है, इतना ब्राइट है कि हमारी जो मिल्क वे है, गैलेक्सी है, उससे भी कई गुना ज्यादा इसकी लाइट एमिटिंग कैपेसिटी है। ठीक है, दे आर ओनली फाउंड इन गैलेक्सीज दैट हैव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स विच पावर दिस ब्राइटनेस। ठीक है, जहां सुपर मैसिव ब्लैक होल्स दिखता है वहीं ये कॉसेस आपको दिखाई देगा। 90% ऑफ them do not emit strong radio waves, making this newly discovered one special। इसमें जो कॉसेस है, इसमें 90% जो है वो स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स एमिट नहीं करते हैं, ये इसकी पिक्युलैरिटी है। मोस्ट एक्टिव गैलेक्सीज हैव ए सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर विच सक्स इन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये भी इसकी एक स्पेशलिटी। ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉसेस विच आर करेक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट एक्टिव गैलेक्सीज हैव ए सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ये जो कॉसेस, इसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी है। ब्लैक होल क्या है आपको बताने की जरूरत तो नहीं, आप सबको मालूम ही होगा। Causes are formed by energy emitted by materials spiraling around a black hole right before being sucked to it, right? So the answer is option A, mysterious luminous objects detected in deep space। वैसे इसके बारे में ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस तरह की टर्म्स का मतलब क्या है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following are cabinet committees headed by the Prime Minister of India। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 4 and 5 गलत है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते हैं। कैबिनेट कमिटीज क्या होता है, देखिए कैबिनेट कमिटीज तब बनता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो वर्कलोड है उसको थोड़ा कम करने के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए ऐसे एक एक्सपर्टीज ग्रुप बना देते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, आप देखिए इसमें मेंबरशिप जो है 3 to 8 होता है। दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। यूजुअली जो कैबिनेट कमेटी बनता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही मेंबर्स होते हैं, पर एक कोई लिखित नियम नहीं है। इनमें नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, मिनिस्टर्स इन चार्ज फॉर द सब्जेक्ट्स कवर्ड, अदर सीनियर मिनिस्टर्स, ये भी हो सकता है एज मेंबर्स, राइट। ये ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली कैबिनेट कमिटीज जो है चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई कैबिनेट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं है तब दूसरा कोई कैबिनेट मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन बन सकता है।
ऑब्वियस ही बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई कमेटी का मेंबर होगा, वो सीनियर मोस्ट है, वही बनेगा चेयरपर्सन। अगर वो मेंबर नहीं है तो दूसरा कोई कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर चेयरपर्सन बन सकता है, राइट। अब देखिए कौन कौन सा कैबिनेट कमिटीज है इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ कैबिनेट, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह होता है ये अपॉइंट करने के लिए इस तरह की कमेटी बनता है, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में भी आया था रिसेंटली। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको CCEA बोलते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन एकोमोडेशन। इनमें से एक्सेप्ट कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एकोमोडेशन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है दोस्तों अभी के लिए होम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, वही हेड करते हैं, वही चेयरपर्सन है। बाकी जितने भी कैबिनेट कमेटी मैंने इधर लिखा है वो सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करते हैं, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन A 1, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे को एक क्वेश्चन पूछा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, एक क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था। वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉलिटी में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, बी ए मेंबर ऑफ ए कमिटी ऑफ द लोकसभा एंड स्पीक इन लोकसभा, बट ही कैन नॉट वोट इन लोकसभा। लोकसभा में वोट कौन कर सकता है? जो मेंबर्स है, राइट। अब देखिए, सो द आंसर इज ऑप्शन C 1, 2 and 3। आज का क्वेश्चन ये भी एक पुराना UPSC क्वेश्चन है जो 2014 के पुलिस में पूछा गया था। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वास, एक्चुअली NCERT क्लास 7 हिस्ट्री बुक में ये क्लियरली लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।